काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। माफ कीजिएगा, दो टूक का न्यूज नाइट आपने अभी देखी और न्यूज नाइट के बाद अब जो है बारी है दो टूक की। और दो टूक में आज जो विषय है वो एक तरह से बड़ी खबर भी है, ब्रेकिंग न्यूज भी है। अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर आई और खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में खेला लगातार जारी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में खेला होबे लगातार जारी है। कैसे जारी है? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला रुकवाने के लिए, बाकायदा सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर आई थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सीबीआई की जांच, जो दरअसल पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर लगातार जो जांच चल रही थी, उस जांच को रुकवाने के लिए अब उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में लगातार जो है ये आरोप लग रहे थे, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के लोग लगातार बीजेपी के लोगों को निशाना बना रहे हैं और न सिर्फ बीजेपी के लोगों की हत्याएं हुई हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर महिलाओं से बलात्कार भी हुआ है। यह सरकार लगातार इनकार कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल सरकार इनकार कर रही थी, पश्चिम बंगाल सरकार इनकार कर रही थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने इसी महीने की पिछले महीने कह सकते हैं 19 अगस्त को हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था और सीबीआई से जांच करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है, जिसका पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया था। लेकिन जब सीबीआई इस मामले में लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, लगातार जांच कर रही थी, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था 6 हफ्ते के भीतर, जी हां 6 हफ्ते के भीतर वो जांच करे और अपनी रिपोर्ट जो है सौंपे। ये जो सीबीआई की जांच थी, ये दरअसल कोर्ट के द्वारा मॉनिटर थी और इसको रुकवाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है ममता दीदी की सरकार ने। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 19 अगस्त को यह फैसला आया, आखिरकार आज इतने दिन बाद क्यों बंगाल सरकार ने तय किया कि इस फैसले को रुकवाने के लिए, इस फैसले को का अमल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी वो सरकार। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कानून क्या करेगा? क्या एक तरह से कानून को धता बता रही है पश्चिम बंगाल की सरकार? क्योंकि इसी मामले में एक बड़ी खबर यह भी है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद, जी हां, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन अब तक नहीं किया था। तो कानून क्या करेगा? क्या ममता बनर्जी ने तय कर लिया है कि वही कानून है जो मैं चाहूंगी, जो मेरी सरकार चाहेगी? क्या पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है? ये तमाम मुद्दे हैं जो आज हम इस चर्चा में उठाएंगे। और इससे पहले कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं।
तो आखिरकार ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, इसलिए सीबीआई की जांच को तुरंत रोका जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में लगातार हिंसा की भयानक वारदातें हुई। भाजपा का आरोप है कि चुनावों में जीत के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के गुंडे बेकाबू हो गए। भाजपा दफ्तरों में आग लगा दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर बमों से हमला किया गया। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और महिला कार्यकर्ताओं से बलात्कार किए गए। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता पहले तो लगातार हिंसा की वारदातों से इनकार करते रहे, पर जब सबूत के तौर पर हिंसा के कई वीडियोस वायरल हुए, तब टीएमसी ने हिंसा का ठीकरा चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों के सर पर डाल दिया। लेकिन ये पूरा मामला तब और गर्मा गया जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिंसा पीड़ितों की रिपोर्ट तक लिखने से इनकार कर दिया और तब जाकर ये मामला अदालत में पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस पूरे मामले की जांच कराने को कहा। ममता सरकार ने पहले तो एनएचआरसी की जांच को ही रुकवाने की कोशिश की, पर जब वो इसमें कामयाब नहीं हुई तो टीएमसी के लोगों ने कई जगह मानवाधिकार आयोग की टीम पर ही हमला किया। लेकिन एनएचआरसी ने इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी और तब कोलकाता हाईकोर्ट ने उस रिपोर्ट के आधार पर माना कि बंगाल में हिंसा हुई है, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं और अदालत ने 19 अगस्त को अपना फैसला सुनाया और हिंसा के इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में एसआईटी बनाने को भी कहा। अब जबकि अदालत के आदेश पर सीबीआई ने हिंसा पीड़ित इलाकों में जाकर सबूत जुटाने शुरू किए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू किए, तो हिंसा के आरोपियों को बचाने के लिए ममता सरकार ने आखिरी दांव भी चल दिया। ममता की सरकार ने सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। वैसे ममता सरकार के इस फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 19 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जहां सीबीआई ने इस मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कर लिए हैं, वहीं राज्य सरकार ने अदालत के फैसले के बावजूद अब तक एसआईटी का भी गठन नहीं किया था। जी हाँ, तो कोलकाता हाईकोर्ट के 2 फैसला आने के 2 हफ्ते बाद जो है क्या हुआ कि 2 हफ्ते बाद अचानक जो है टीएमसी सरकार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और आखिर 2 हफ्ते के बावजूद एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल है, लेकिन जो आज का अहम सवाल जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आज हम बढ़ाएंगे वो सवाल आपके सामने है। 2 टूक में मेरा आज का 2 टूक सवाल, आज का मेरा सवाल, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को रुकवाने ममता सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आखिर सीबीआई जांच से दीदी को क्यों लगता है डर, ये मेरा आज का सवाल है। जी हाँ, आखिर सीबीआई जांच से दीदी को क्यों लगता है डर, मेरा सवाल। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान मानव जायसवाल जी जुड़े हैं। मानव जायसवाल जी टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जी जुड़े हैं, कोलकाता से महानगर के संपादक हैं, महानगर राष्ट्रीय महानगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ दिल्ली से प्रमोद सिंह जी जुड़े हैं। प्रमोद सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुलिसिंग पर, सीबीआई पर वो बड़ी पैनी और करीब निगाह रखते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मानव जायसवाल जी, 2 हफ्ते पहले ये फैसला आया था, हालांकि उसी दिन जो है आपके जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा था, आपके सांसद जो सौगत राय हैं उन्होंने कहा था कि हमें ये फैसला स्वीकार नहीं है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उस दिन आपसे ये सवाल भी पूछा था जब आप जुड़े थे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने कहा था कि जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो हम करेंगे और हम इसको देखते हैं। अचानक सौगत राय ने तो उसी दिन कह दिया था और हम सब ये कह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अचानक 2 हफ्ते बाद ये फैसला लिया गया। क्या वजह देखते हैं आप? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है जी। देश को आपके चैनल से माध्यम से मैं नमन करता हूँ। और जहाँ तक बात है सर, हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि और हमको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट पे जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो न्यायालय है वो, ठीक है, तो हम अपने अधिकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात है सर, जिस तरीके से देखा गया है कि सीबीआई और जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
सर हमारे टीएमसी का काफी कार्यकर्ता भी मारे गए और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया पोस्ट वॉर वायलेंस के लिए जो भी हुआ है उसकी पूरा संज्ञान लेने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग और उसकी सब चीज करने के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि सीबीआई ऑफिसर्स हो या एनएचआरसी जो पहले भी थी, वो बीजेपी जो लीडर्स हैं उनके साथ उनके घरों में जा रही हैं। वो जमलपुर और केटूग्राम बोल के एक जगह है सर पूर्व बर्धमान में, वहां वो जाते हैं और बीजेपी के जो नेता जिनके घरों में ले जाते हैं वहीं मारे गए हैं काफी हद तक, उनके घर वो नहीं जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पूरे देश को अवगत कराना चाहिए। हमारा न्यायालय है, न्यायालय हमेशा प्रॉपर संज्ञान लेगा। और हमारे देश में ये प्रथा रही है सर, कुछ हो चाहे ना हो, और ये कहावत भी है सर, चोर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चोर को चोरी से, जितने बेगुनाह है उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सर गुनहगार और बेगुनाह में सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो जांच करने वालों की है कि वो जांच जो कर रहे हैं वो निष्पक्ष है कि नहीं है। तो सर अगर आप बताइए सर, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, बीजेपी के लीडर लोग बीजेपी के घर ही ले जाते हैं सीबीआई वालों को, एनएचआरसी वालों को, और उनके पास समय ही नहीं है कि टीएमसी का भी संज्ञान लें कि टीएमसी के घर के लोग जो मारे गए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता जो मारे गए, सर वो भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं ना सर, हमारे बंगाल के नागरिक हैं सर। जो भी हुआ है सर वो दुखद है। और हमने हाईकोर्ट का भी स्टेटमेंट देखा है सर, स्टेटमेंट में बोला है हाईकोर्ट ने कि जब से गवर्नमेंट आई है, जब से दीदी ने कमान संभाला है, उसके बाद बहुत सारी जो वायलेंस हो रहा था, बहुत सारी जो गतिविधियां थी वो कम हो गई, क्योंकि हमने टोटल प्रशासन को छूट दी कि कहीं भी किसी भी तरीके से वायलेंस ना हो, किसी भी तरीके से दुराचार किसी के साथ ना किया जाए। लेकिन मानव जी, बहुत सारी चीजों संज्ञान लिया है। हाँ मानव जी, कोर्ट ने बोला है सर, हाईकोर्ट ने बोला, ये ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का है। ठीक है मानव जी, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जो आपने कहा, लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही थी। आप मतलब वो ये है कि जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू जो है ना, कोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें कही थी। मैं इसलिए ठीक है, आपने अपना कोर्ट किया, और मैं ये बता दूं ये आपका हक है, ये देश को मालूम होना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का ये कानूनी आपका रास्ता था, वो आपने कानूनी आप अपने जो है आपका राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें दो चीजें और हैं। कोर्ट ने क्योंकि ये भी कहा था कि जो हिंसा के जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है सरकार, इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने, अदालत ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने एक मत से कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर भी ठीक है आपने जो कहा, पर एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं। आपने कहा ठीक है, ये सवाल आपका वैलिड हो सकता है, मैं इस पर बाकी मेहमानों से बात करूंगा, पर मेरा बड़ा सवाल यह है कि आपको एसआईटी बनाने के लिए कहा था कोर्ट ने, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए फैसले को आए हुए, आप लोग एक एसआईटी का गठन नहीं कर पाए? मंशा तो वो दिखाता है ना, अगर मंशा सही होती तो आप लोग एसआईटी का गठन कर देते, एसआईटी भी अपने तरीके से काम तो करती कम से कम। सर सबसे पहली बात सर जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऑफिसर्स को ऑलरेडी कोर्ट ने बोल दिया कि वो एसआईटी के मेंबर होंगे और वो जांच करेंगे। जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मानव जी आपकी चल रही है, तो सर आपको पता है कि बहुत सारा, मानव जी आपकी आवाज जो है बार बार मुझे नहीं मालूम क्या कनेक्शन में, लेकिन फिर भी आप अपनी बात अभी ठीक है सर? हाँ बोलिए अभी ठीक है। तो सर हम बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी 3 ऑफिसर्स को एसआईटी में संगठित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि एक कब किया गया मानव सर? ऑलरेडी है सर, मैं नाम बता देता हूं सर, ऑफिसर्स का नाम बता देता हूं। कल तक तो नहीं था ना, बड़ी खुशी होगी। कल तक तो हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, पहले से ही है सर, ये आपको कल तक तो नहीं था ना, ये आज की डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। सुमन बाला साहू और रणवीर सिंह, ये तो कोर्ट नहीं अपॉइंट किया। हाँ चलिए, तो कोर्ट नहीं अपॉइंट किया सर, कोर्ट नहीं अपॉइंट किया, लेकिन राज्य सरकार का कोई एक्शन विजिबल नहीं हुआ है अभी। नहीं सर एक मिनट, चंदेलिया जी आपसे मौका मिलेगा सर, आप बात करने दीजिए। एक पढ़ लिख के बैठे हैं अशोक सर वहाँ पे, आप तो अशोक सर की गद्दी ले रहे हैं सर, आप बैठ जाइए वहाँ पे। सर मेरी सर गद्दी किसी की नहीं है। चलिए सर बोलिए। हाँ ठीक है सर, संयम रखिए सर, बोलिए संपूर्ण मौका देंगे। हाँ बोलिए मानव। तो दूसरी बात सर है, वहाँ पे जो हमारे सबसे मेन मुद्दा है सर, जो वहाँ पे जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स जज हैं, जिनके बारे में नहीं मानव जी आज आपका कनेक्शन कुछ फिर लूज है क्या है, लेकिन सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है। हाँ
ठीक है ठीक है, आप मैं 1 मिनट रुक जाइए। जिस तरीके से जांच कर रही है, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, आपका कनेक्शन में कुछ है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा आपके पास हूं, क्योंकि अभी आपने कोर्ट को लेकर क्या कहा वो हम ठीक से कोई भी शायद नहीं सुन पाया होगा, लेकिन मैं फिर से दोबारा आपको मौका दूंगा, आप ये जो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो बात हुई है, मैं शाजिया, हाँ 1 मिनट मानव जी रुक जाइए, मैं शाजिया इल्मी जी से पहला रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास मानव जी दोबारा आता हूं। शाजिया जी, जो आरोप लगा रही है और बंगाल सरकार ने कहा भी है कि भाई जो जांच हो रही थी वो एक तरफा सी जांच थी और निष्पक्ष जांच का हमको भरोसा नहीं है सीबीआई से, और इसीलिए वो हाईकोर्ट गई है, तो फिर क्या माना जाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीबीआई की टीम जा रही थी, ये अपने आप में जो है आपत्तिजनक है? देखिए, मानव जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी मानवता के खिलाफ वहां पे अत्याचार हुए हैं सिर्फ इस वजह से, और वो भी उन लोगों के साथ जिन्होंने भाजपा का साथ दिया था, और ना सिर्फ पॉलिटिकल मर्डर्स पर बहुत ही राक्षसाना शातिराना किस्म के अपराध हुए हैं, और जिस तरह से रेप्स हुए हैं उसको लेकर उसके पिटिशनर्स जो थी वो महिलाएं थी और उनके परिवार थे जिनके साथ ही काम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो टीम जाएगी तो वो उन्हीं के घरों में जाएगी जहां से उन्हें प्रमाण इकट्ठा करना हो। तो ये उनका यही आर्गुमेंट, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, उनकी यही बात साफ दिखाती है, और जितनी बार उन्होंने बीजेपी कहा है, साफ दिखाता है कि इतनी नफरत है कि ये लोग मारने के लिए, बलात्कार करने के लिए तैयार हैं, उन सब महिलाओं के भी और उन परिवारों को मारने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भाजपा का साथ दिया है। एक मिनट शाजिया जी, मैं आ रहा हूँ, मैं शाजिया जी आप ही के पास आ रहा हूँ। शाजिया जी 1 मिनट, अरे बाबा शाजिया जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में पहले मानव जी को चुप करा दूं। मानव जी 1 मिनट, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं मानव जी, आपने आपको 5 मिनट तक, 6 मिनट मैंने लगातार आपको बोलने का मौका दिया। 1 मिनट, शाजिया जी 1 मिनट, शाजिया जी 1 मिनट, अनर्गल आप तय करेंगे सर, फिर आप अभी आप नहीं, मानव जी सुनिए, 1 मिनट, नहीं मानव जी सुनिए, अनर्गल क्या है ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, अनर्गल क्या है ये आप तय नहीं करेंगे, नहीं मानव जी आप तय नहीं करेंगे। आप 5 मिनट बोलेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, दूसरा बोलेगा तो आप बीच में बोलेंगे, फिर आप आरोप लगाएंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना, इतनी अधीरता किस लिए, इतनी असहिष्णुता किस लिए, मानव जायसवाल सुनिए, मैं आपको, मुझे मजबूर मत कीजिए। 1 मिनट, मानव जायसवाल की आवाज नीचे कीजिए, मानव जायसवाल की आवाज नीचे कीजिए। मानव जायसवाल अब आप सुनिए, 1 मिनट शाजिया जी, अब कोई नहीं बोलेगा 1 मिनट। अभी आपने कहा मेरी कुर्सी को प्रकाश चंडालिया जी ले लेंगे, लेकिन आप तो मेरी कुर्सी से भी आगे पहुंच गए। आप सब कुछ, आप तो जज की कुर्सी में बैठ गए। आपने तय कर लिया कि जो शाजिया इल्मी बोलेंगी वो अनर्गल है, जो आप बोलेंगे वो सही है। और आपने आज शो पे आने से पहले, ये सुनिए सर, सुनिए मानव जी सुनिए, शो पर आने से पहले आपने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। आपको 10-10 मिनट तक बोलने का मौका मिलता है, लेकिन आपकी आवाज इसलिए मुझे नीची करवानी पड़ती है क्योंकि जब कोई दूसरा गेस्ट बोलना शुरू करता है तो आप कहेंगे बकवास कर रहा है, ये कहेंगे अनर्गल कर रहा है। तो इस तरह से जो बकवास करने के लिए, दूसरों का आरोप लगाने के लिए कृपया मेरे शो का इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप कहते हैं सबने आपकी बात सुनी, तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों की बात सुने, और अगर नहीं सुन सकते तो फिर आप चाहे तो जो कर सकते करिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप बंगाल के लोग हैं, आप टीएमसी के लोग हैं, आप तो किसी की आवाज भी नहीं सुनना चाहते, आप उसका गला दबा देंगे। तो रुकिए, अब आप शांति से रुकिए, शाजिया जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए शाजिया जी। कोर्ट का जो था, ये कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं वो गिना रहे हैं, कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है और साफ तौर से कहा है पैरा 9 में कि स्पेसिफिक डायरेक्शंस थे, यानी कि खास तौर से निर्देश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन 1893 कंप्लेंट्स थी। उसके बावजूद कितनी कंप्लेंट्स लिखी गई, जरा सोचिए, 1800 से भी ज्यादा, मतलब 1900 आप मान सकते हैं उसको, उस फिगर को, और उस सिर्फ 137 आप सोचिए कितना ज्यादा, यानी कि इतनी कंप्लेंट्स गई हैं लोगों की तरफ से। लेकिन और उसके वो भी बताने की जरूरत है, और ये कोर्ट ने कहा है इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद जो वहां का जो डीजीपी था उसने मामला का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। यानी कि इतना कितना फर्क है, मतलब आप इतना ज्यादा, और डीजीपी ने ना ही मेंशन किया, ना ही रिकॉर्डिंग की, ना ही एफआईआर लेने से मना किया, बल्कि किसी भी तरह का इंसाफ तो छोड़िए, रूल ऑफ लॉ कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जा रहा है वहां लॉ ऑफ रूलर चल रहा है।
जो एक रूलर वहां की है, जो महारानी है वहां की, वो उनके हिसाब से कानून चल रहा है। और देखिए और ये देखिए, और आप देखिए जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, आप ठीक है, आप औरों को बोलने दीजिए, लेकिन मैं वर्बल तौर पर इस तरह की गुंडागर्दी को जो इस वक्त कर रहे हैं भाई साहब, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं शाजिया जी, शाजिया जी मेरा सवाल ले लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं बड़ा शांति से बता दूं, बड़े आराम से बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इस डिबेट के अंदर किसी को चिल्ला के रोकना पड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इस डिबेट के अंदर किसी की आवाज नीची करनी पड़े। लेकिन जो बोलने के लिए जो मुंह खोलते हैं, उनको भगवान ने मुंह दिया तो कान भी दिए ना, कान का भी इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करने के लिए आप मेरी डिबेट में आ नहीं सकते। ये मैं आपको अधिकार नहीं देता हूं कि आप आएंगे मेरे कार्यक्रम में सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करेंगे, जबान का इस्तेमाल करेंगे। भगवान ने जो आपको 2 कान दिए, उनका भी इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की बातें भी सुनिए। सिर्फ आप यहां पर अपनी बात रखने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, नहीं, एक मिनट, वो नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ मुझे मालूम है। पर शाजिया जी मेरा चौकीदारी करने के लिए नहीं बैठे हैं आप। अच्छा, क्या करने के लिए? सुनिए, अपनी सभ्यता को मेंटेन करते हुए बैठते हैं और जो राष्ट्रद्रोही की बातें करते हैं, मुझे समझ में आता है। चीखने चिल्लाने के लिए, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए बैठे हैं आप। सुनिए, बहुत सिखाया है आप लोगों ने। अपनी संस्कृति का परिचय अभी आप ये देखिए, एक मिनट शाजिया जी एक मिनट रुकिए। ये आपने मानव जायसवाल जी की भाषा सुनी, आपको लग सकता है कि बंगाल में ये लोग अपने विरोधी के साथ क्या हाल करते होंगे। जब टेलीविजन डिबेट में ये इस तरह की धमकियां दे सकते हैं, जब टेलीविजन डिबेट में इस तरह की धमकियां दे सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में ये विरोधियों का क्या हाल करते होंगे। ये आप टेलीविजन डिबेट में इनकी भाषा सुनिए, टेलीविजन डिबेट में आप देखिए कि किस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं। ये देश को देखना चाहिए, ये देश को देखना चाहिए, ये देश को देखना चाहिए। ये भद्र लोग हैं, ये भद्र लोग बंगाल के नेता हैं, ये भद्र लोग बंगाल के नेता हैं, ये दीदी के प्रवक्ता हैं, ये ममता दीदी के प्रवक्ता हैं। ये देखिए सब लोग, ये देश को देखना चाहिए, ये देश को देखना चाहिए। ये देश देखे कि टीएमसी के प्रवक्ता किस तरह से बाकी लोगों को चुप कराते हैं। ये देखिए, ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ये टीएमसी के प्रवक्ता है। देश को देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए। देखिए उंगली कैसे दिखा रहे हैं। अरे क्या करेंगे आप सर, क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे? मानव जायसवाल मुझे मारेंगे क्या? मानव जायसवाल क्या करेंगे? हत्या करवाएंगे, हत्या करवाएंगे हमारी, क्या हत्या करवाएंगे, हत्या करवाएंगे कैसे? आप एक मिनट रुकिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, उनकी आवाज नीचे कीजिए। ये उंगली आप किसी और को जाके दिखाइएगा। मानव जायसवाल ये जो उंगली दिखा रहे हैं ना, ये आप किसी और को दिखाइएगा। ये बंगाल नहीं है, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे, समझे आप? मानव जायसवाल इस तरह की हरकतें मत कीजिए और टेलीविजन शो में बैठ करके धमकी मत दीजिए, समझे आप? ये धमकियां आप किसी और को जाके दीजिएगा। ये हाल है आपका। ये भाषा देखिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उंगली दिखाकर। ये टीएमसी का प्रवक्ता है, ये इनका चरित्र है। बंगाल में लोगों की हत्याएं कर दी, महिलाओं का बलात्कार कर दिए और टीवी चैनल पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसे इंसान को ना कोई शरीफ परिवार अपने घर के अंदर नहीं बुलाएगा। यार देखिए किस तरह से उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। ये इनका लहजा है, ये इनका लहजा है, ये इनका तरीका है, ये इनका तरीका है। ये डिबेट, ये बंगाल के भद्र लोग इस तरह से डिबेट करते हैं। जो भद्र लोग कहते हैं अपने आप को, भद्र लोग के कहते हैं, बंगाल में टीएमसी के लोग इस तरह से डिबेट करते हैं, इस तरह से डिबेट करते हैं, धमकियां देते हैं, उंगलियां दिखा के कहते हैं, उंगलियां दिखाकर कहते हैं। ये इनका हाल है। और इससे पहले कि आगे बढ़ी, आइए मैं आपको इनका कच्चा चिट्ठा दिखा देता हूं। आपको इनका कच्चा चिट्ठा भी देखना चाहिए। आपको मैं कच्चा चिट्ठा दिखा देता हूं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। आइए देखिए। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की डिबेट हो, लेकिन मानव जायसवाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने असली रंग दिखाया। लेकिन ममता सरकार का कच्चा चिट्ठा भी देखिए। आपका रंग दिख रहा है सर, पूरे देश को। सर छोड़िए आप मेरा, अरे आपका पूरा सर दिख रहा है। मानव जायसवाल जी जिस तरह से आप डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह से आप धमकियां दे रहे हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता है, ये आपको कतई शोभा नहीं देता है, समझे आप? आपको सच आप तय करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप तय करेंगे सच, आप सच तय करेंगे।
आप तय करेंगे तो आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे सच क्या है? आप तय करेंगे। मानव जायसवाल, मानव जायसवाल की आवाज नीचे कीजिए। मैं प्रमोद जी के पास जा रहा हूं। मानव जायसवाल की आवाज नीचे कीजिए। मेरे शो में आकर कोई धमकी दे, मैं उसकी आवाज नहीं सुनूंगा। ये धमकी आप अपने घर में रखिए, अपनी जेब में रखिए मानव जायसवाल। और जब मैं पश्चिम बंगाल में आऊं, कोलकाता में आऊं, तो मुझे मरवा दीजिएगा, हिम्मत हो तो, क्योंकि आप लोग यही कर सकते हैं। जब आप शो में धमकी दे रहे हैं तो बंगाल पहुंचने पर आप मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, तो करवाइएगा जब मैं बंगाल आऊंगा। लेकिन आपसे डर करके सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, आपसे डर करके सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। आप हत्या करवा सकते हैं, करवाइए, लेकिन आप किसी को चुप नहीं करवा सकते। मानव जायसवाल, ये आप समझ लीजिए। बोलिए, बोलिए प्रमोद जी। देखिए अशोक जी, तृणमूल के प्रवक्ता को थोड़ा भाषा में संयत रखना चाहिए अपने आप को। शाजिया इल्मी जी बैठी हुई हैं, एक महिला, उनके साथ आप थोड़ा तमीज से बात करिए। इन्हें पहले पता होना चाहिए कोई महिला को पैनलिस्ट है उसके साथ कैसे बात करते हैं। और आते हैं जो वेस्ट बंगाल में हुआ था चुनाव होने के बाद, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी रूलिंग पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अपने विरोधियों के ऊपर इस कदर कहर बरपाया, जैसे लगता वो उस प्रदेश के निवासी ने उनके दुश्मन। प्रमोद जी, लेकिन प्रमोद जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो आरोप मानव जायसवाल जी ने लगाया, मैं उसको समझना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लोगों के साथ सीबीआई की टीम जा रही है। मानव जायसवाल भले ही डिबेट ना करना चाहते हो, यहाँ धमकियां देने के लिए, लड़ने के लिए आया हूं, लेकिन मैं डिबेट करना चाहता हूं और मैं बिंदु उठाना चाहता हूं। मानव जायसवाल भले ही मुझे धमकी दें, लेकिन मैं फिर भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया, मैं उनका मुद्दा उठाऊंगा। मैं उनकी धमकियों से डरूंगा नहीं, लेकिन मैं उनका मुद्दा उठाऊंगा। वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टीएमसी की बीजेपी के लोगों के साथ। मैंने इसका जवाब दिया है आपको। हाँ, मैं ठीक है। मैं प्रमोद जी से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रमोद जी सीबीआई की फंक्शनिंग को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रमोद जी इसका जवाब दे। प्रमोद जी बोले। सीबीआई ने अभी तक 31 FIR दर्ज की है माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर। कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब है, उसमें उन्होंने सीबीआई को उनको एक रिपोर्ट भी देनी है। NHRC को अलग से हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि आपको मानवाधिकारियों का जो हनन हुआ है उसकी भी आपको जांच करनी है। अभी तो सीबीआई ने जांच शुरू की है। अगर ये कहते हैं कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है जब, तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने पक्का केस दर्ज किया होगा। वो जो केस दर्ज हो गए वो आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए, सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और जो छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया गया, मैं एक महिला चीफ एडिटर है वहां पे कलकत्ता में रहती है, उनके खिलाफ 5 FIR अभी हुई है। सच लिखने की सजा है। आप ये जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता जी को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो ये राजनीति में अगर आप पब्लिक डिस्कोर्स में आते हैं तो आप दूसरों की सुनते हैं, आप दूसरों को सुनाते हैं, तो खुद भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। आज 19 अगस्त को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश आया था, सीबीआई इंक्वायरी थी। उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू केस FIR दर्ज करने की और SIT बनाने की का निर्देश दिया था कोर्ट ने, सबूत रहे होंगे। अब 19 तारीख को आदेश हुआ था, आज इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि हमें आपने ये जो आदेश, हम इसके खिलाफ गए, कुछ न कुछ तो होगा। अभी तो जांच बड़ी, अभी 31 FIR हुई। मैं अपने सोर्सेस के साथ बता रहा हूँ, FIR की संख्या भी काफी बढ़ेगी, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, जो कॉम्प्लेनेंट्स हैं, जिनको सुना नहीं गया, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और पहली बार जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर जो संविधान के शेड्यूल 8 के तहत स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे टीएमसी की सरकार हो, चाहे अन्ना डीएमके की सरकार हो, वो इससे भाग नहीं सकती। उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है अपने एक एक नागरिक की जान माल का सुरक्षा करना। ये नहीं कि उसने वोट नहीं दिया तो उसको मार देंगे। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार भी है टीएमसी सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को, कि वो इस फैसले को रुकवाने के लिए अपनी आपत्ति लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। वो उसका संवैधानिक अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सीबीआई को भी मान्य होना चाहिए, बीजेपी को भी, टीएमसी को भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर एक अलग तरह की कानूनी प्रक्रिया होगी। लेकिन प्रकाश चंडालिया जी, अभी मानव जी कह रहे थे कि भाई हमने तो SIT में अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है,
उनके नाम भी वो बता रहे थे। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि इतने महीनों, क्योंकि मैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था, उन मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है अब तक एसआईटी का गठन नहीं किया गया। तो ये खबर कैसे आ गई? अशोक जी, ये बिल्कुल नहीं है, ये हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था, और जो 3 आईपीएस ऑफिसर जो नियुक्त हुए हैं वो भी हाई कोर्ट ने ही तय किए थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा, आईपीएस सुमन बाला साहू और आईपीएस रणवीर सिंह, इन तीनों की नियुक्ति कलकत्ता हाई कोर्ट ने की थी, बंगाल सरकार ने नहीं की है। देखिए, मैं मानव जी से एक निवेदन करूंगा। मानव जी, आप हमारे भाई हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। लोगों की बलात्कार की घटनाएं हैं, लोगों के पलायन की घटनाएं हैं, और भी ऐसी सारी घटनाएं हैं। मान लीजिए कि ये घटनाएं बंगाल की नहीं होती, बंगाल भारत के किसी दूसरे प्रांत की होती, तब भी क्या आप इसी प्रकार का रवैया रखते? अगर मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए 18 जून को एनएचआरसी के गठन का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया, आप उसको नहीं मानने वाले थे, आप वापस हाई कोर्ट चले गए। 21 जून को हाई कोर्ट ने फिर आपको लताड़ लगाई, और अकेले नहीं, 5 जजों की बेंच ने लताड़ लगाई और कहा नहीं, एनएचआरसी सही है। और अभी शाजिया ने जो फिगर दिए 1893 एनएचआरसी की रिपोर्ट में आते हैं, डीजी की रिपोर्ट में 137 होते हैं। और शाजिया, आप ये भी जानते हैं कि जो 124 पेज की जो रिपोर्ट आई थी अशोक जी, उसमें यह भी आया था कि जितने मामले हुए हैं उसमें सिर्फ 14% लोगों को अरेस्ट किया गया है, और जो 14% अरेस्ट होते हैं उसमें भी 80% को बेल मिल जाती है। सिर्फ 3% लोग हैं जो जेल में हैं। अब देखिए, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, केंद्र सरकार को आप नहीं मानते, फेडरल ढांचे को आप नहीं मानते, सीबीआई को आप नहीं मानते। थोड़ा सा अपने मन में बैठिए, कोई आपकी बहन हो सकती है, कोई आपकी मां हो सकती है, कोई आपका बेटा हो सकता है। क्यों नहीं आपकी आंख में आंसू आते हैं मानव जी? हम लोग राजनीति क्या इसीलिए करते हैं? क्या समाज में इसीलिए हम लोग रहते हैं? मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। क्या आपकी आत्मा नहीं रोती? टीवी पर चीखने और चिल्ला करके क्या आप जीत हासिल कर लेंगे? मंगल नसीम का एक शेर है कि जब कभी बोलना मुख्तसर बोलना। मानव जी, आपका नाम मानव है, थोड़ी मानवीयता रखिए, और कहीं अपनी आत्मा से पूछिए कि 80,000 लोग बंगाल छोड़कर चले गए। यह आंकड़ा अगर गलत है तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी आसाम में जाकर के उनसे मुलाकात करके आए। ये तो टीएमसी के लोग, टीएमसी के लोग नहीं, पर जो आप प्रकाश जी, जो आप 80,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, टीएमसी के लोग तो यही कहते हैं ना कि आंकड़ा गलत है। वो ये कहते हैं कि जो दरअसल राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो हैं वो केंद्र की कठपुतली हैं। वो यही कह रहे हैं कि सीबीआई भी केंद्र की कठपुतली है, इसलिए वो बार-बार विरोध कर रहे हैं। अशोक हमें एक मिनट आऊंगा, शाजिया जी आऊंगा, एक मिनट आऊंगा आपके पास भी। हाई कोर्ट ने तो आपको हाई कोर्ट ने तो सीबीआई के साथ साथ एसआईटी भी दे दी है ना। कलकत्ता के पुलिस ऑफिसर जो है तो बंगाल सरकार के अधीन काम कर रहे हैं ना। और आप ये जो कह रहे हैं कि जो सीबीआई की टीम आ रही है सिर्फ बीजेपी वालों के या किसी पार्टी के पास जा रही है, चलो ये मान भी लिया जाए, तो मुझे ये कहना है कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 4 टीमें गठित की हैं, 3 दफ्तर खोले हैं। आप अपना कंप्लेंट सीबीआई के दफ्तर में जाके दे दीजिए ना। वही मैं भी कह रहा था। सीबीआई को आप नहीं जानते, शिकायत दीजिए, तो आप एसआईटी को क्यों नहीं काम करने के लिए दे रहे हैं? ठीक है। आपकी सारी जो व्यवस्था प्रशासन है वो क्या कर रहा है? थोड़ी सी मानवीयता रखती है मानव जी। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, बंगाल के 10 करोड़ की आबादी है, और ये पूरे लोगों के मन और मस्तिष्क में ये खौफ मंडरा रहा है। चुनाव के बाद का जो हालात बना रखा है आप लोगों ने, कृपया थोड़ी सी मानवता रखिए। दीदी का नाम तो ममता है, ठीक है, थोड़ी सी ममता की अपेक्षा रखिए। ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं शाजिया जी और मानव जी आपके पास आऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि एक दूसरे की बात हम सुनेंगे। हम यहाँ पर उंगलियां दिखाने, चिल्लाने के लिए, एक मुद्दा है, बंगाल का मुद्दा है, एक देश इसकी नज़र इस पर है, और इस तरह की जब डिबेट्स होती है तो पूरा देश देखता है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लोग इस तरह की डिबेट्स, इस तरह की चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं करते, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जब हम अपनी बात रखते हैं। अगर आपको बात रखने का वक्त मिल रहा है, आपको बात रखने का टाइम मिल रहा है, तो आपको दूसरे की बात सुननी भी चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो है इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अपनी बात कहेंगे भी तरीके से और सुनेंगे भी तरीके से, इस ब्रेक के बाद। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा, और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं।
अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। पर आप दो टूक देख रहे हैं, कानून क्या करेगा, हमारा आज का विषय है और पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई उस हिंसा को लेकर है, क्योंकि ये मामला लगातार चल रहा है। पहले हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जाकर जांच की, उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा है। इस माफ कीजिएगा, इससे पहले भी अदालत ने ही जो है मानवाधिकार आयोग की जांच के लिए कहा था। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ह्यूमन राइट कमीशन की जांच हुई, उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने जो है ये कहा, 19 अगस्त को कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अदालत ने कहा निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है, क्योंकि अदालत को ये आशंका थी, अंदेशा था कि जो बंगाल की पुलिस है वो दरअसल इस मामले में जांच नहीं कर रही है, पीड़ितों की बात नहीं सुन रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच की बात कहते सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन अब जो है बंगाल सरकार सीबीआई की जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। जाहिर सी बात है ये इस बंगाल सरकार का संवैधानिक हक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं 2 हफ्ते बाद क्यों, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था एसआईटी गठित करने का, वो एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया, उस पर क्या एक्शन हुए, तमाम सवाल है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, बीजेपी से मानव जायसवाल जुड़े हुए हैं, टीएमसी से प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंडालिया जी बंगाल से हैं और प्रमोद सिंह जी जो हैं दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मानव जी, जो प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पहले से ही जो है कुछ गतिविधि तो नहीं दिख रही है, नाम तो तय हुए थे। जब सीबीआई ने इतने दिनों में 31 जो है मामले दर्ज कर दिए, तो एसआईटी का भी कुछ एक्शन दिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ये शिकायत लगता है कि भाई सीबीआई नहीं कर रही है, सीबीआई टीएमसी के लोग जो मारे गए उनकी जांच नहीं कर रही है, तो आपको सीबीआई के पास कोई रिटर्न इसकी कोई आपने कोई कंप्लेंट करी, कोई बात उठाई? सर, पहले तो मैं प्रकाश जी की बहुत अच्छी बात उन्होंने करी कि फेडरल स्ट्रक्चर का मान सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो दूसरे वरिष्ठ पत्रकार सर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात। ये इसका मायने तो सर मैं भी जानता हूं और ये उनको भी जानना चाहिए कि आज जिस तरीके से जिस दिन से दीदी ने गद्दी संभाली, जिस दिन से दीदी ने सीएम का शपथ लिया, उसके बाद जितनी भी हिंसाएं थी निम्न मात्र रह गई, कहीं कहीं टुक हिंसाएं हुई, उसका भी संज्ञान लिया गया। कोर्ट ने बोला है, कहीं से भी ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि भाई इट्स अ स्टेट प्रोवोकेटेड, कहीं से भी स्टेट ने या हमारी सरकार ने कहीं से भी हिंसा को बढ़ाया नहीं है। हमने कोशिश करी है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन है सर, अगर सीबीआई आ रही है, एनएचआरसी आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है? क्योंकि जब वो 3 दिन जो वाइटल डेज थे, जब 2, 3, 4 तारीख तक जब वाइटल डेज थे जहां पे हिंसा इतनी प्रखर रूप से था, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी? अब गवर्नर साहब उसके गार्जियन है इलेक्शन कमीशन के, वो क्यों नहीं टिप्पणी दे रहे थे? वो क्यों नहीं बाहर होकर प्रखर होकर इसका जवाब मैं दूंगा। 1 मिनट रुकिएगा सर, उनको अपनी बात पूरी करने। हाँ बोलिए मानव जी। हाँ सर, हमारा ये बोलना है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरे बंगाल की पुलिसिंग को चिरमरा दिया था, उनको जिसको जहां मन चाहे वहां उठा पटक कर दी, उन्होंने कौन बीजेपी के नेताओं की बात सुनी, जिस तरीके से उन्होंने चाल चरित्र चलन किया, ये पूरे देश ने देखा है। और हमको दुख है कि ये बंगाल में जो भी हुआ है, जो भी हिंसाएं हुई हैं, जिस तरीके से भाषणबाजी हुई है, चाहे वो दिलीप घोष क्यों ना हो, चाहे वो शीतल कुची को लेकर उन्होंने क्यों नहीं इतनी अनर्गल बातें करी, उन्होंने गोली मारो वाली बातें करी, उन्होंने सीने पे गोली मारेंगे, 1000 तरीके की अनंत नेता है। मैडम क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए। हम नतमस्तक हैं पूरे देश के प्रति। हम चाहते हैं कि कहीं भी हिंसा ना हो। हमारे लोग मारे गए,
हमारे अपने लोग मारे गए, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, चाहे वो टीएमसी के क्यों ना हो, वो हमारे बंगाल के लोग हैं। किन्होंने उनको मारा, ये जरूरी जांच होनी चाहिए। किस परिस्थिति में उनकी जान गई, ये जरूरी मानव जी एक सवाल है। और जहां तक सर, हाँ मानव जी एक सवाल है, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, पहले भी कई चर्चाओं में जब आप जुड़े थे मैंने आपसे पूछा था, और आप क्योंकि बार बार कोर्ट को कोट कर रहे हैं इसलिए मैं अदालत को ही कोट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी चुनाव के बाद, जब तक दीदी ने शपथ नहीं ली थी उससे पहले हिंसा हुई थी और वो चुनाव आयोग, ये आपका तर्क है, इसका जवाब मैं किसी और से लूंगा। प्रमोद जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा पहला मेन सवाल जो मुख्य सवाल है, हिंसा किसी के भी समय में हुई है, चाहे चुनाव आयोग केंद्रीय बल थे या पुलिस थी, सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंसा से पीड़ित लोग थे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुनिए मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप अपनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये बीजेपी भी नहीं कह रही है। जिस कोर्ट की बात को आप बार बार कोर्ट कर रहे हैं, उसी अदालत ने कहा था कि हम आप पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आप पीड़ितों को सुन भी नहीं रहे। हिंसा मान लीजिए कि चलिए चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों के टाइम में हुई, पर इंसाफ तो दिलाना आपकी जिम्मेदारी थी, इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोर्ट में जाना पड़ा। सुनिए सर, समय जिस तरीके से दुखद समय हमारे पूरे प्रांत में बीता है, जिस तरीके से 8 फेज इलेक्शन कराया गया, जिससे कोरोना से महामारी से पूरा प्रांत ग्रसित हो गया, पूरा देश ग्रसित हो गया, लाशों का अंबार बिछा रहा देश के किसी किसी जगहों में, उसके बावजूद भी हमारी नेत्री ने कार्य का निर्वाह करते हुए ममत्व का निर्वाह किया है। उनके जिस दिन उन्होंने कमान संभाली उन्होंने सब चीज को रोका है और हमने सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए किया है। एनएचआरसी एक पक्ष में काम कर रही है। एनएचआरसी का जो टोटल गठन है, जिस तरीके से अशोक सर जो उनके हेड हैं, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के घर ही वो जा रहे हैं, एक भी टीएमसी के लोग उनको मारे हुए नहीं दिखे। क्या वो लोग नहीं है? छोड़ दीजिए ना सर, एक बार हम भूल जाते कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता है, चलो मान लेते कि वो बीजेपी के ही है, मान लेते हम बंगाल के ही कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं उनका रिपोर्टिंग हो रहा है? क्यों नहीं उसके बारे में वो चर्चा है? उनके पूरे रिपोर्ट में उनका कोई चर्चा ही नहीं है। और जहां तक बात है सर हमारे न्यायालय की, तो न्यायाधीश है सर, वो लोग तो सही चीज बोलेंगे, क्योंकि एनएचआरसी ने जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, आज एनएचआरसी ने सर, एनएचआरसी सिर्फ बंगाली में दिख रही है, ना वो असम में दिख रही है, ना वो यूपी में दिख रही है, ना वो हतरास में दिख रही है, ना वो गुजरात में दिख रही है। इस पर मानव जी इस विषय पर हम पहले इस विषय पर हम पहले कई बार आप ये उठा चुके हैं, कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो मानव अधिकार आयोग की टीम जांच करने गई थी वो केंद्र सरकार ने नहीं भेजी थी, ना मानव अधिकार आयोग की टीम खुद से गई थी, बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला था कि भैया इसकी जांच मानव अधिकार आयोग की टीम करेगी। ये फैसला हाईकोर्ट का था, मैं बार बार कह रहा हूं, और हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच का था। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबको समझना चाहिए कि इस पूरे मामले में हिंसा को लेकर जो टीएमसी के लोगों की आपत्ति है, जो मानव जायसवाल जो आपत्ति उठा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए, उनकी जांच नहीं हो रही, वो एक मामला हो सकता है, और वो मामला अगर हो सकता है तो वो भी कोर्ट में क्यों नहीं उठना चाहिए? एक मिनट मानव जी, एक मिनट, वो भी मानव जी, वो बात भी कोर्ट में क्यों नहीं, वो बात भी कोर्ट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो हिंसा जो हुई थी, इसकी जांच का जो पूरा इनिशिएटिव था वो बाकायदा और किसी ने नहीं, बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने बार बार ये उठाया था, और अब भी जो है सीबीआई जांच की भी बात। लेकिन एक बात जो मानव जी बार बार कहते हैं, मैं प्रमोद जी आपसे जवाब ले लेता हूं, फिर मैं शाजी जी आपके पास आता हूं। जो बात ये बार बार मानव जी जो कहते हैं कि भाई ये चुनाव नहीं, प्रमोद जी मेरा सवाल, प्रमोद जी सवाल ले लीजिए, प्रमोद जी सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल जो है वो सीधा सा है। वो बार बार कहते हैं भाई चुनाव आयोग उस समय था वहां पर, उस समय तो हमारी सरकार भी नहीं पूरी तरह से गठित हुई थी, हमने शपथ भी नहीं ली थी, और केंद्रीय जो तमाम बल थे वो तैनात थे, तो उस हिंसा के लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? एक मिनट देखिए, ऐसा है जो चुनाव आयोग होता है वो सिर्फ पोल रिलेटेड ड्यूटी के लिए होता है। डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो होम डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जागरूक करना चाहता हूं सर उनको, माननीय मुख्यमंत्री आपको जागरूक करना चाहता हूं सर, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में आप बोलना चाहते हैं, स्टेट फिर आप वही कर रहे हैं मानव जी, आप सुनिए ना मानव जी, फिर आप वही कर रहे हैं, सुन तो लीजिए मानव जी, जागरूक करें तो सही तरीके से करें ना। अरे मानव जी आप फिर वही बात, मानव जी आप ऐसा मत कीजिए ना प्लीज, मानव जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना, मैंने आपको भी टोका नहीं था, उनको भी नहीं टोक रहा हूं, मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया था, लेकिन मैंने आपको कतई नहीं रोका आपकी बात पूरी करने से।
उसी तरह से प्रमोद जी को भी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन करने के लिए उनसे स्वतंत्र हैं। उनकी बात तो 1 मिनट प्रमोद जी, उनकी बात तो सुन लीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए प्रमोद जी। जी देखिए प्रमोद जी को आपने हैंग करवा दिया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बोलिए प्रमोद, वो स्टेट गवर्नमेंट को डे टू डे वर्क पे रिपोर्ट करता है। सिर्फ चुनाव से संबंधित इलेक्शन कमीशन का हक होता है, और जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है वो भी लोकल डीएम के डिस्पेंसेशन पे होती है। ये उनका डिसीजन होता है कि किसको कहाँ लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन डिप्लॉय नहीं करता। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ही थी। इलेक्शन कमीशन वहां पे आचार संहिता जरूर लगी थी, तबादला पोस्टिंग नहीं हो सकती थी, आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो था वो वेस्ट बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी थी, डीजीपी की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की जिम्मेदारी थी, चीफ सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी थी, और जो होम डिपार्टमेंट जिसके पास है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। आप इलेक्शन आप ये सीधे सीधे किसी भी संविधान विशेषज्ञ को बुला के बात कर लीजिए। ठीक है, बोलिए मानव जी, बोलिए बोलिए मानव जी। मैं आ रहा हूँ शाजिया जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट की आपत्ति ले लूं, मैं आ रहा हूँ शाजिया जी। बोलिए मानव जी। सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही चेंज हो गया सर। नहीं देखिए, मतलब चेंज हो गया सर। समझ में नहीं आ रहा है जो बंगाल के सर। अब देखिए मैं नहीं अशोक जी नहीं अशोक जी इस तरह के बचकाने आर्गुमेंट दे रहे हैं। बोलिए। ये जो बात प्रमोद जी ने समझाई है सब मैं बोलने के पहले बोलने लगेंगे, आप नहीं टोकेंगे अब उनको। नहीं मैं टोक दूंगा ना। अरे आपने खुद ही कहा उनको बोलने दीजिए, मैं तो रोक रहा था उनको। आपने खुद ही कहा उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। आप रोक ही नहीं रहे होंगे तो ठीक है। शाजिया जी रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ जाता हूँ। 2 मिनट शाजिया जी, शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी प्लीज 2 मिनट। मानव जी अपनी बात रख दे, फिर आपको पूरा समय। बोलिए मानव जी। सर सिंपल सी बात है सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो मतलब ही है वही चेंज हो गया। सारे ऑफिसर्स को चेंज कर दिए, सारे ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिए, सब होम मिनिस्ट्री कर रही थी। हमारी जो नेत्री है वो होम मिनिस्टर है, तो सब चीज सब ऑफिसर्स को वही ट्रांसफर कर रही थी। सारे डीएम उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे थे, सारे ऑफिसर्स उनको रिपोर्ट कर रहे थे। सर कौन चला रहा था सर? सर मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी नेत्री चोटी हुई, ठीक है। हमने इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने के लिए बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ओके मानव जी रुकिए, प्रमोद जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट शाजिया जी 1 मिनट मानव जी रुकिए, प्रमोद जी रुकिए, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ मानव जी 1 मिनट रुकिए, मानव जी 1 मिनट रुकिए। अब एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके पैनल से भी, जो भी पैनल हमारी जो भी एनएचआरसी है या सीबीआई है, जो भी, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी संज्ञान लिया होगा कि भैया आप तो यहाँ पे थे, आपके सामने इतनी हिंसा हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, कितने ऑफिसर्स को आपने उठाया, कितने ऑफिसर्स आपके पास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट अगर जा रही थी। 1 मिनट प्रमोद जी 1 मिनट रुकिए प्लीज, प्रमोद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। अब मानव जी रुकिए, मानव जी 1 मिनट रुकिए, मानव जी 1 मिनट रुकिए, मानव जी 1 मिनट रुकिए। अब मैं सिर्फ एक बात, मैं शाजिया जी आपके पास आऊं उससे पहले सिर्फ एक बात मैं रख दूं। मानव जी दरअसल बार बार ये सवाल जब उठाते हैं ना तो वो तमाम पैनलिस्टों को उलझा देते हैं। देखिए मानव जी ने बात कही, शाजिया जी 1 मिनट सुनिए, मैं आ रहा हूं शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, शाजिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, शाजिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं देश का आम नागरिक जानता है। 1 मिनट, मैं वही कह रहा हूँ शाजिया जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको पत्रकार होने की जरूरत नहीं। नहीं शाजिया जी, वो जो आप कह रही है, शाजिया जी आपकी बात से सहमत होते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मुद्दा ये कतई नहीं है कि जो हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदार जो होगा वो तो जांच में सामने आ जाएगा। मुद्दा यह है कि जांच में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, उनको इंसाफ देने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए, क्यों बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम आप पर भरोसा नहीं करते क्योंकि आप पीड़ित को नहीं सुन रहे हैं, क्यों कोलकाता हाईकोर्ट को एनएचआरसी को जांच सौंपनी पड़ी, क्यों कोलकाता हाईकोर्ट को सीबीआई से जांच करने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन अब शाजिया जी मेरा सवाल दूसरा भी है इससे जुड़ा हुआ, जो बार बार ये हो रहा है, वो कह रहे हैं मुझे थोड़ा बोलने हाँ आप बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगा शाजिया जी, पूरा मौका दूंगा। मेरा सवाल, शख्स है जो अपने को मानव जिसका नाम है, चलिए आप बोलिए। जो इनके भ्रमित करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं ये बहुत कॉमन है, ये लोग नामकरण करना जानते हैं, ये क्या कारण है? मैंने आपको नामकरण के लिए जिनका नाम मानव है, मतलब क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम सर मानव ही तो है। अब आप सुन लीजिए, सम्मान दे रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए। भाई बड़े मानवीय ढंग से मेरी बात तो सुन लो। हाँ दीदी, हाँ दीदी, अभी दीदी है। बिल्कुल, चलिए अब तो जो स्टेट रिप्लाई है तो आप देखिए उसमें कहा गया है कि रेप हुए ही नहीं है। अब आप सोचिए कि ये बात कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, अब यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं और इतने परिवार हैं
जो बाकायदा जिनके केसेस रिपोर्ट नहीं, FIR नहीं हुई है, वो अलग अलग कोतवालियों में जा रहे हैं और कोई FIR लिखना नहीं चाह रहा है। अब मैं आपको टोटल इसका आंकड़ा देती हूँ जो आपको चौंका देगा। ये जो कमेटी ने जो सवाल पूछे हैं और जो पूरी जो कमेटी के पास कंप्लेंट्स आई हैं, 3,384 कंप्लेंट्स गई हैं लोगों की तरफ से, और उसमें जब उसका संज्ञान लिया गया और पता किया गया, तफ्तीश की गई, तो पता चला 1000 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिस पर कोई स्टेट की रिस्पांस नहीं है। उसके बाद 1356 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको कहा गया कि वो सच नहीं है। अब ये कानून के बारे में बता रहे हैं, अब इनको बताना पड़ेगा कि पूरा एक CRPC में पूरा एक चैप्टर है और ये देश का कानून है कि पुलिस के पास, कोई भी पुलिस हो, चाहे वो आपके पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, फेडरल ढांचे के अंदर, संघीय ढांचे के अंदर जो पश्चिम बंगाल की स्टेट को राइट्स हो, कहीं की भी पुलिस हो या यूपी की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस को ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है कि वो बिना तफ्तीश किए हुए कह दे कि अनट्रू है वो। यानी कि तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। आप पहले से नहीं कह सकते ये सच्ची नहीं है और आप उसको दरकिनार नहीं करेंगे और आप FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये कानून की बात करने वाले ये कानून की बात करेंगे किस मुंह से करेंगे? अच्छा, एक और सवाल ये कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि CBI कर रही है इसलिए इसमें गड़बड़ हो सकती है और इसलिए भी गड़बड़ हो रही है और ये बीजेपी वालों के पास जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी तब क्या कहेंगे? तब भी तो यही कहेंगे जैसे अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पैरामिलिट्री के बारे में भी कह रहे थे, फोर्सेस के बारे में, CPRF के बारे में तो हमने सुना है, ममता दीदी ने क्या बयान दिए थे आपको याद होगा। तो आप ये बताइए कि अब अभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी तब भी ये कहेंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ना, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है तब हम दोबारा ये सवाल उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। आखिरी बात जी, तो आप बताइए जो 17 साल की जो वो भी दलित की बेटी है, देश की बेटी है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ हो सिर्फ इस वजह से कि उसके माता पिता ने बीजेपी को वोट दिया हो, या ऐसी महिलाएं हो जो वृद्ध हो जिनके नवासों पोतों के सामने जिनका बलात्कार हुआ हो, या ऐसे तमाम लोग जिनके साथ हाथापाई हो इतनी बुरी तरह से, दर्दनाक तरीके से कि उनके मतलब वो इतने पीड़ित हैं कि वो डिसेबल्ड हो गए हों। मैं कुछ बोलना चाहता हूं बाकायदा। तो आप बताइए वो लोग अगर उनकी FIR लिखी नहीं जा रही है तो उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से और संघीय ढांचे से क्या मतलब है भाई? ठीक है, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। मुझे प्रकाश जी के पास जाना, बड़ी देर से मैंने प्रकाश जी को मौका नहीं दिया है। प्रकाश जी, कुल मिलाकर अभी तो अभी हमारे पास विकल्प सिर्फ यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, पर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, क्योंकि इससे पहले मैं फिर कह रहा हूं, बार बार हम जो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, चाहे वो NHRC हो, कोलकाता हाई कोर्ट हो, और मैं बार बार बता चुका हूं हाई कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए जो है बाकायदा TMC के प्रवक्ताओं ने जो है बार काउंसिल की मदद करके जो है चिट्ठी लिख दी थी। तो सवाल उठता है कि किसी संस्था पर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा ना। अशोक जी, कहां से भरोसा करेंगे? एक तरफ आप NHRC आपकी नजर में गलत है, आपकी नजर में जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो सारे गलत हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप नहीं मानते। मेरे को तो मानो जी सिर्फ एक सवाल दे दीजिए कि आलपन बंदोपाध्याय IAS ऑफिसर हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, IPS ऑफिसर राजीव कुमार थे जिनको CBI अरेस्ट करने के लिए आई थी, उन दोनों को गोद में बैठाकर, जेब में बैठाकर कौन घूम रहा था? ममता बनर्जी। उनकी क्यों पैरीकारी करते हुए शब्दावली को थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक माँ की तरह माँ अपने बच्चों को गोद में रख सकती है। आप अपने सर चिंतन को दुरुस्त रखिए। किस विचारधारा से आप प्रभावित हैं, कुछ तो रखिए। एक माँ अपने बच्चे को गोद में रख सकती नहीं, आपकी विचारधारा, अपनी शालीनता रखिए। मानव जी 45 वर्षों में मेरा राज्य कहाँ चला गया है? आज भी हम बैठ करके खून खराबा, बलात्कार, माँ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की बात 45 वर्षों में 35 साल वामपंथियों के 10 साल आपके शासन के आंसू आते हैं, आंख में आंसू आते हैं। हम कहाँ भद्र लोग, बिल्कुल। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे मुझे बोलने दीजिए। आप बोल ही रहे हैं बार-बार, आप प्रकाश जी की बात कहाँ पूरी होने दे रहे हैं? आप बोल ही रहे हैं। कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। आप देखिए बंगाल कहाँ जा रहा है। 45 वर्षों में हमने कितने बैकवर्ड हो चुके हैं यार। आज भी हम इससे बात करते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लोग बंगाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टीम आ रही है, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं TMC के लड़कों को मारा गया। चलिए, इसमें कहां कुछ हम कह रहे हैं कि नहीं मारा गया होगा, हो सकता है मारा गया होगा। आप अपनी शिकायतें तो लेके जाइए ना। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि NHRC की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि जब कोई शिकायत करता थाने पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट को थानेदार
दर्ज नहीं करता एफआईआर, और उसकी जो शिकायत की कॉपी होती है वो लोकल टीएमसी के नेता को दे दी जाती है, और वो लोकल टीएमसी का नेता उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ क्या सलूक करता है ये भी आपको मालूम। ठीक है, 30 सेकंड में मानव जायसवाल जी, उसके बाद फिर शाजिया जी, जल्दी से 30 सेकंड में। मानव जायसवाल जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये अभी हम कोई अंदाजा नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गया है, क्या हमें फिर से तो डिबेट नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि इसके पहले हाई कोर्ट के जजों पर आपकी पार्टी, आपके सांसद उंगली उठा चुके हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर तो उंगली नहीं उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना पूरी तरह से? सर हमको न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पे जाएं, बिल्कुल, और हम अपने अधिकार ले रहे हैं। दूसरी बात मैं सर बोलना चाहता हूँ, प्रकाश जी शायद बंगाल में ही रहते हैं, पता नहीं वो कौन से बंगाल में रहते हैं, शायद वो 4 दीवारी के बीच में ही किताबों में घिरे हुए रहते हैं, और वो किताबें ऐसी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप की छपाई हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ बंगाल में जिस तरीके से द्वारे द्वारे सरकार का जो स्कीम चल रहा है, हजारों महिलाएं, इनके बीजेपी के काफी महिलाएं, नेत्री लोग आके उस प्रकल्पों को ले रही हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इनके काफी बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम इतने घृणात्मक हैं, टीएमसी क्यों ज्वाइन करेंगे? सुनिए सर, सुनिए, सुनिए, बेरोजगारी एक महामारी हो गई है बीजेपी काल में, मोदी शासन में बेरोजगारी एक महामारी हो गई है, उसके लिए आप बात नहीं करेंगे, आप हथियार वाले रेप केसेस की बात नहीं करेंगे, आप देश में जिस तरीके से बीजेपी सरकारों में जो हो रहा है उसकी बातें आप नहीं करेंगे। आप किसकी बातें करेंगे? आप सुनिए, ये जो 4 दीवारी के बीच में अंदर में बैठ के एक कुएं के मेढक की तरह जो आप बातें कर रहे हैं, आप बंगाल में रह के। शाजिया जी, आखिरी कमेंट आपका। शाजिया जी, आखिरी कमेंट आपका। अब मामला अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। शाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला, बीजेपी की रणनीति क्या होगी इसमें? रणनीति क्या है भाई साहब? जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनके परिवार हिम्मत करके जा रहे हैं, वहां पे धमकाया उनको जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। रणनीति इसमें क्या होगी भाई साहब? ये कम से कम हमारे देश में इतना तो इंसाफ हो सकता है। क्या हम लोग बन गए हैं कोई और देश? क्या हम लोग अफगानिस्तान या पाकिस्तान बन गए हैं क्या? कि हम लोग ऐसा करेंगे अपनी महिलाओं के साथ और कोई इंसाफ नहीं होगा? आप बताइए। तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना पूरी तरह से? तो अगर सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, ये तो हर चीज को कहते हैं ना। मुझे ममता दीदी अपना नाम बदलकर ममता हटा दें, और ये गुंडागर्दी जो भाई साहब दिखा रहे हैं, मुझे कम बोलना पड़ा आपकी डिबेट में अशोक जी, मालूम है क्यों? ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। मानव जी ने जो अपना चेहरा दिखाया है, जिस तरह की भाषा शैली, तो एक चीज होती है, एक हाव भाव होता है, एक तरीका होता है, जिस तरह से इनका जो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन था, वो काफी कुछ कहता है कि क्या खौफ का माहौल है, किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और अब मैं खुदा के वास्ते मैं कहती हूँ आपसे, कम से कम गुनहगार ना बनिए। सियासत और मैं सारे अधिकारियों से चाहे ममता जी आपको डराएं धमकाएं, चाहे मानव जी लोग करें, आप खुदा के वास्ते आम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जहां किस पार्टी के भी हैं, आप उनका साथ दीजिए ना। बिल्कुल, पीड़ितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और हाई कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तब उम्मीद बंधी थी कि इंसाफ होगा, सीबीआई काम कर रही थी, लेकिन अब जो है पश्चिम बंगाल की सरकार सीबीआई का जांच रुकवाने के लिए, हाई कोर्ट का फैसला रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। वो उसका संवैधानिक कानूनी अधिकार है, वो ऐसा बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाए और किसी के भी हक में हो, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, और जो भी हिंसा हुई उस हिंसा की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। और देश को यह मालूम होना चाहिए कि बंगाल में जो हिंसा हुई, जो महिलाओं का बलात्कार हुआ, जो हत्याएं हुई, राजनीतिक हत्याएं हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब लगता है फिलहाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो लगता है कि थोड़ा सा इसमें समय और लग सकता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में, इंसाफ के घर में जो है देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ तो होगा और पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।